ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, थोड़ा सा मैंने टर्म्स बताए थे, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होते हैं, प्लियोट्रॉपिज्म क्या होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ द जेनेटिक्स था, थोड़ा सा एडवांसमेंट वहाँ से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो क्रोमोसोमल इंटरेक्शन, जैसा कि नाम से लग रहा है कि कुछ क्रोमोसोम्स होंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने की वजह से जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो हमारे रेशियोज आ रहे थे, रेशियो में कुछ वेरिएशंस आएंगे, और वो वेरिएशंस कैसे होंगे वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। चाहे क्रोमोसोमल इंटरेक्शन बोले, चाहे हम लोग बोले जीन इंटरेक्शन बोले, ये दोनों सेम ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्रोमोसोमल इंटरेक्शन की जो हिस्ट्री की स्टार्ट हुई है वो बेसिकली 1906 में हुई है। कब हुई है? 1906 में, ओके। बेटसन एंड पन्नेट, दो साइंटिस्ट थे, बेटसन एंड पन्नेट, विलियम बेटसन एंड पन्नेट। जैसा कि पन्नेट स्क्वायर जो बोर्ड दिया गया था उनके नाम पे ही दिया गया था, पन्नेट, ओके, PUNNET, पन्नेट एंड बेटसन। इन 1906 उन्होंने स्वीट पी पे वर्क किया था। किस पे वर्क किया भाई? स्वीट पी पे उन्होंने वर्क किया था। लेथायरस ओडरेटस, इट्स नेम इज लेथायरस ओडरेटस, LATHYRUS, लेथायरस ओडरेटस। ये स्वीट पी का एग्जाम्पल है। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है लेथायरस ओडरेटस। बेटसन एंड पन्नेट ने 1906 में क्रोमोसोमल इंटरेक्शन और जीन इंटरेक्शन की डिस्कवरी किया था। कैसे किया था? बेसिकली हम क्या जानते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स हम ये पढ़े थे कि भाई मान लीजिए एक रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट है, रेड कलर फ्लावरिंग प्लांट है, दूसरा हमारा व्हाइट कलर फ्लावरिंग प्लांट है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा जो F1 जनरेशन आएगा वो हमारा रेड कलर ही देना चाहिए, यस, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारा दूसरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मान लीजिए दो वैरायटी लिया, इन्होंने वर्क क्या किया था, इन्होंने वर्क ये किया था कि मान लीजिए ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है, ठीक है। तो जो इनके बीच में क्रॉसिंग आया, ठीक है, लेकिन ये दूसरा स्पीसीज है, ये व्हाइट है और कह सकते हैं हम लोग इसको जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। यहां पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये व्हाइट फ्लावर है, ये मान लीजिए ये भी व्हाइट फ्लावर है लेकिन दूसरा वैरायटी है। यहां पर मैंने वैरायटी बोला है, ठीक है। और यहां जो आ रहा है वो भी व्हाइट फ्लावर आ रहा है। ये एक अलग केस उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। और जब उन्होंने F1 वाले प्लांट्स को देखा तो वो व्हाइट ही था। ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है। लेकिन जब उन्होंने उसका F2 जनरेशन स्टडी किया, क्या स्टडी किया? F2 जनरेशन, तब उसमें उन्होंने व्हाइट और पर्पल, ठीक है, व्हाइट, पर्पल एंड रेड तीनों कलर की प्रोबेबिलिटी उनमें उनको दिखा, ठीक है। और वो भी किस रेशियो में दिखा? बेसिकली 9:7। 9 रेशियो का हमारा आया व्हाइट और 7 रेशियो का आया पर्पल, ठीक है। ये 9:7 का रेशियो आया F2 जनरेशन में। ये उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसकी मैं हालांकि अभी बाद में बात करूंगा। ये हालांकि एक प्रकार से ये आपका एपिस्टैटिक का है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का ही एक टाइप टॉपिक है, तो मैं वहां डिटेल में बात करूंगा। लेकिन ये इन्होंने ये डिस्कवरी इसी मेथड से किया था। इसकी डिस्कवरी के बाद ही सारे क्रोमोसोमल इंटरेक्शन जो एग्जांपल्स आए हैं वो आए हैं। क्लियर पॉइंट, ठीक है। बस ये समझिए कि दो वैरायटी के व्हाइट फ्लावर प्लांट लिए, उनको क्रॉसिंग कराया, क्रॉसिंग करने के बाद जो F1 जनरेशन आया वो भी व्हाइट था, लेकिन उसका जब F2 जनरेशन कराया, आपस में सेल्फिंग कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद उनका जो F2 जनरेशन आया वो 9:7 आया, किसमें? व्हाइट एंड पर्पल के रेशियो में, ठीक है। इसका मतलब पर्पल का जीन उसमें कहीं न कहीं बचा हुआ था। क्लियर? तो वो इंटरेक्शंस कैसे हुए हैं वो हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। मैं एक समराइज हिस्ट्री बता रहा था कि उन्होंने काम कैसे किया और किस पे किया था, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे का एग्जांपल्स। तो जो बेटसन एंड पन्नेट ने जो टर्म्स दिया है क्रोमोसोमल इंटरेक्शन के बारे में, वो बेसिकली दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब कि आपस एक ही क्रोमोसोम होगा, सेम क्रोमोसोम होंगे, सेम
जीन होगा, सेम क्रोमोजोम सेम जीन, लेकिन उनके जो एलील्स होंगे आपस में ही वो इंटरेक्शन करेंगे। एक ही क्रोमोजोम है, एक ही क्रोमोजोम है, उसके सेम जीन के जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द एलील्स हैं, सेम क्रोमोजोम सेम जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द एलील्स है, उसी को भी बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। क्लियर पॉइंट। और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन को हम लोग एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं एलीलिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलीलिक इंटरेक्शन। क्लियर पॉइंट। ओके। और ऑन सेम क्रोमोजोम, और ऑन सेम क्रोमोजोम, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा इसमें होता है हमारा इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है? दो डिफरेंट क्रोमोजोम होते हैं, दो डिफरेंट क्रोमोजोम होते हैं, और दो डिफरेंट क्रोमोजोम पे जो जीन्स होते हैं उनके आपस में, और उनके एलील्स आपस में क्रॉसिंग करते हैं। क्या कराते हैं? क्रॉसिंग। जैसा ये क्रोमोजोम जब आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है ना, वहाँ पर ओके लिंक्ड जीन बनते हैं, तो वो क्या क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद उनमें ये देखिए एलील्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वन क्रोमोजोम टू अनदर क्रोमोजोम एंड अनदर क्रोमोजोम टू नेक्स्ट वन क्रोमोजोम। ओके, ऐसे इसी तरीके से ये क्रॉसिंग ओवर होता है। और इनमें क्या होता है? इंटरजेनिक इसे बोलते हैं हम लोग इंटरेक्शन। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर नॉन एलिलिक बोल सकते हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स। और इसके एग्जाम्पल हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लिथल जीन इंटरेक्शन, मल्टीपल जीन इंटरेक्शन। याद रखना इनकी जो रेशियो है, या मैं सबकी फिनोटाइप रेशियो लिखा हूं, जो भी मैंने लिखा है वो फिनोटाइप रेशियो, आपको डाटा याद होना चाहिए। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स या कंपटीशन या आपके स्कूल लेवल पे ही पूछ लेता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो क्या था, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, ठीक है। अब बेसिकली ये सभी जो रेशियो निकाले गए F2 जनरेशन के निकालेंगे। किसके निकालेंगे बेटा? F2 जनरेशन के बाद का रेशियो है ये डाटा, याद रखना ये अपने माइंड में, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:2:1, कोडोमिनेंस 1:2:1 एंड लिथल जीन इंटरेक्शन होता है। लिथल जीन इंटरेक्शन मतलब ऐसा जीन जो कि आपको डेड कर दे, मतलब वो कैरेक्टर को टॉक्सिक बना दे, ठीक है, और वो उसकी वजह से सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड कर जाता है, उसे बोलते हैं लिथल जीन इंटरेक्शन। वो दो प्रकार होते हैं, एक तो डोमिनेंट LGI मतलब कि डोमिनेंट लिथल जीन इंटरेक्शन एंड रेसेसिव लिथल जीन इंटरेक्शंस। वो एक 2:1 होता है, एक 1:2 होते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन में, यहां पर सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन एंड एपिस्टैटिस एंड डुप्लीकेट जीन। इनके डाटा भी देख लीजिए आप, इनके फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। ओके, तो वो क्या है? 9:3:4, ये 9:7 है। ये एपिस्टैटिस दो फॉर्म में है 12:3:1, 9:3:4, और ये डुप्लीकेट जीन 15:1 है। खैर आपको दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, ये सर कैसे बना रहे हैं? देखिए F2 जनरेशन में कॉमन रेशियो क्या था बेटा? ये था कॉमन। अभी क्लासिकल जेनेटिक्स में आप जाओ, उसमें जो डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता क्या था? 9:3 और 3:1, यही था। अब इसको अगर पूरा ऐड करें तो कितने गैमेट बन रहे थे? कितने गैमेट बन रहे थे? 16 गैमेट बन रहे थे ना। तो 16 गैमेट जब बन रहे थे, और 16 गैमेट्स को हम कुछ जब इंटरेक्शन हुआ, क्रोमोसोमल इंटरेक्शन हुआ, तो उसकी जो रेशियो थे, रेशियो में वेरिएशन आ गए, रेशियो में वेरिएशन आके कुछ फेरबदल हो गए। वो फेरबदल इसी प्रकार से, अगर इनको सबको जोड़ो तो आप देखेंगे कि सबका रेस जो डाटा आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 ही आएगा। आप इनको जोड़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग 1 by 1 पढ़ते हैं, डिटेलमेंट स्टडी करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट योर स्कूल लेवल, एट कंपटीशन लेवल, हर जगह ये पूछा जाता है, ठीक है। ओके, ओके, सो यहां पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा कि बेसिकली मेंडल्स लॉ में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, तो वहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बजाय इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट का जो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट आया है, बेसिकली उन्होंने कार्ल कॉरेंस, एक साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस, ठीक है। तो कार्ल कॉरेंस ने ये डिस्कवरी किया था, ठीक है।
1905 में। कब? 1905 उन्होंने एक प्लांट लिया था 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा, साइंटिफिक नेम याद रखिए बेटा, मिराबिलिस जलापा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट, ठीक है, या इवनिंग प्लांट, ओके, ये भी बोल सकते हैं। या फिर एक और प्लांट पे वर्क किया गया था, बाद में एक और साइंटिस्ट ने वर्क किया था, वो प्लांट था स्नैपड्रैगन का प्लांट। किसका प्लांट? स्नैपड्रैगन, एक साइंटिफिक नेम है जिसको सर्पगंधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्पगंधा। उस प्लांट पे भी रिसर्च किया गया था। खैर, इन्होंने ये जो प्लांट्स लिया मिराबिलिस जलापा, वो उसकी 2 वैरायटी लिया था नेचर में, एक प्योर रेड प्लांट लिया, एक प्योर व्हाइट प्लांट लिया, 2 पेरेंट लाइन लिया। पेरेंट लाइन में उन्होंने रखा 2 प्लांट, एक जो होता है प्योर रेड और एक होता है प्योर व्हाइट। दोनों प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद जो हमारा प्लांट मिला, वो हमारा डाटा मिला, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस ये होना चाहिए रेड, लेकिन ये एक नया फिनोटिपिक दे दिया, वो फिनोटिपिक था हमारा पिंक। क्या है? पिंक। अब पिंक जो है एक अलग ही कॉन्सेप्ट बना दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पिंक कलर शो कर रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं किसमें कि रेड है, व्हाइट है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम इसको F2 जनरेशन करा लिए। क्या करा लिए? F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन यानी कि जो F1 जनरेशन के आपस में कैरेक्टर आए हैं, उनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिए। क्या करा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। अब ये मत कहिए सर कैसे हो रहा है ये सभी चीजें, ये मैं करके दिखा चुका हूं, तो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। क्लियर पॉइंट? इतना टाइम नहीं है, बस यहाँ पर ये देखिए कि इनके 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर एक स्मॉल आर। इसके भी जस्ट एक प्लांट को मेल मानिए, एक प्लांट को फीमेल मानिए, दोनों प्लांट्स में से, ठीक है। और इसका भी गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और इनको आपस में सेल्फ पॉलिनेशन मैं कराऊंगा तो 4 टाइप के पॉसिबिलिटी मिलेगी। 4 टाइप पॉसिबिलिटी में से 3 टाइप के, 2 टाइप के सेम होंगे, एक अलग है तो एक एकदम अलग होगा। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये आपको 1 मिलेंगे, ये 2 मिलेगा, और ये 1 मिलेगा। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इसका जीनोटिपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो बेटा सेम होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी फर्स्ट लॉ जब मेंडल का वहां पढ़ रहे थे, वहां पर आपने देखा था F2 जनरेशन में 1:2:1 आ रहा था जीनोटिपिक रेशियो, जबकि फिनोटिपिक रेशियो सॉरी जीनोटिपिक रेशियो हमारा क्या आ रहा था? 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आ रहा था वहां पर। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर दोनों में वही आ रहा है, मतलब हम जीन लेवल पे देख रहे हैं तब भी 1:2:1 है। और जब उसे हम फिनोटिपिक बाहर से देख रहे हैं, कैरेक्टर फॉर्म में बाहर से भी स्टडी कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, तब भी हमारा डाटा वही आ रहा है 1:2:1। दैट मींस जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर्म में बन जाता है कई बार। क्लियर? आई होप इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पता चल गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रीफ बताना है, उसके बाद ये पूरा आप डाटा बना दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर पॉइंट? ओके। ओके, कुछ पॉइंट्स है बेटा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने बोला था कि मिराबिलिस जलापा प्लांट में किया गया, ये क्लियर पॉइंट है, ठीक है। मिराबिलिस जलापा में किया गया, लेकिन उसका कुछ नाम भी है, जैसा कि इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग। पहला पॉइंट इसको बोल सकते हैं एडिटिव इफेक्ट। मैं सारे टर्म बोल रहा हूं, ठीक है। एडिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इफेक्ट बोल सकते हैं, और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? हैप्लो इनसफिशिएंट जीन, हैप्लो इनसफिशिएंट जीन, ठीक है। वर्क हियर, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। किसका बात अभी कर रहे हैं बेटा? अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही बात कर रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 3 से 4 नाम हैं जो कि आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। उसको हम लोग एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं, हैप्लो इनसफिशिएंट नाम बोलते हैं। ये सारे
हेप्लो इनसफिशिएंट जीन यहाँ पर काम करता है। ये पहली बात तो पॉइंट याद नोट करिए, ठीक है। हेप्लो इनसफिशिएंट क्या होता है, जैसा कि हेप्लॉइड फॉर्म में होता है ना, हेप्लॉइड फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2n है क्रोमोजोम, उसका हाफ करोगे तो n नंबर और n नंबर होता है ना, ठीक है। ये हमारे हेप्लॉइड क्रोमोजोम होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, हेप्लॉइड क्रोमोजोम होते हैं। तो अगर मान लीजिए हेप्लॉइड क्रोमोजोम जाके कहीं एक कॉपी बना रहा है पर्टिकुलर, तो उसे हम लोग बोलेंगे हेप्लोसफिशिएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हेप्लोसफिशिएंट बोलेंगे। लेकिन वही अगर ये काम ना कर पाए, अगर वही काम ना कर पाए हेप्लॉइड जीन, हेप्लॉइड क्रोमोजोम, तब हम लोग उसे बोलते हैं हेप्लो इनसफिशिएंट जीन। क्लियर। जो हेप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोजोम जो बन रहा था अभी हमारा प्लांट्स में, रेड कलर देखो ना यार, ऐसे था, ठीक है। ये था, तो ये हमारा आ रहा था, इसमें हमारा क्या था, ये पिंक था। क्या था, पिंक था। अगर मान लीजिए सेपरेट करेंगे तो ये बना, ये बना तो नहीं बना था। हेप्लॉइड गैमेट्स बन रहे नहीं बन रहे हैं, हेप्लॉइड गैमेट बने, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। देखो वो काम करते तो उनका पार्टिकुलर कैरेक्टर क्या था, ये रेड होना चाहिए था, ये व्हाइट होना चाहिए था, तो पार्टिकुलर कैरेक्टर ये था ना। इसका मतलब हेप्लॉइड क्रोमोजोम आर इनसफिशिएंट, दैट्स व्हाई अनदर कलर आर फॉर्म विच इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, विच इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो समझ में आया बेटा, हेप्लो इनसफिशिएंट जीन का वर्क यहां पर कैसे काम किया, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर पॉइंट। एक होता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ये होता है, इसी का एक कॉमन नेम है कि मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर जो मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद एक अलग ही कलर आया, ब्लेंड कर गया। बेसिकली रेड आना चाहिए तो व्हाइट आना चाहिए, लेकिन वो दोनों कलर से ब्लेंड कर गया, भाग गया, तिरछा होना। ब्लेंड मतलब होता तिरछा होना, भाग जाना, ठीक है। तो ब्लेंडिंग कर इनहेरिटेंस शो करते हैं। क्लियर पॉइंट। एंड एक होता है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट मतलब कि एडिशन मतलब ये हुआ कि आप बेसिक कॉलेज में ये पढ़ा होगा, आर्ट के स्टूडेंट आप लोग रहे होंगे, तो आप लोग देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई दो कलर मिक्सअप करते हैं, तो मिक्सअप करने के बाद एक अलग ही कलर आता है, नहीं आता है, इंटरमीडिएट कलर फॉर्म होता नहीं होता है, तो वो एडिशन रूल होता है ना कि ऐड करे, एक कलर में कलर को दूसरे कलर में ऐड कर दिया तो तीसरा कलर फॉर्म हो जाता है। क्लियर पॉइंट। इसीलिए इसको एडिटिव इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड थे, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं बेटा कोडोमिनेंस का। किसका, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में इसका जो डेफिनेशन होता है, ये लैंग्वेज ये है कि बोथ एलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस फॉर्म। बोथ एलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस, दोनों एलील जो होते हैं इंडिपेंडेंट, बिना एक दूसरे के डिपेंड हुए अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इन हेटेरोजाइगस फॉर्म, होमोजाइगस नहीं, हेटेरोजाइगस फॉर्म में। क्योंकि हमको पता है कि एक जीन है, मान लीजिए एक जीन है, उसके एक जीन का दो एलील होंगे और दोनों एलील के अलग अलग कैरेक्टर होंगे, एक तो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, एक नेगेटिव कैरेक्टर होगा, और उनके पास एकदम डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी कम करने को तैयार नहीं है। वो कहेगा नहीं हम अपनी कैरेक्टर शो करेंगे, नहीं, वो कहेगा नहीं हम भी अपनी कैरेक्टर शो करके रहेंगे। तो वहां पर क्या होगा, दोनों कैरेक्टर कोडोमिनेंस हो जाएंगे, मतलब कि दोनों कैरेक्टर साथ में प्रेजेंट होंगे। चलो भाई कोई कम ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, गाय का एग्जाम्पल लेते हैं, कोट कलर इन कटल्स। तो कटल्स यानी गाय भैंस जो बेसिकली होते हैं, या फिर गाय की एग्जाम्पल लेते हैं। तो गाय में अगर हम उसकी स्किन कलर देखें, स्किन कलर, हेयर कलर जो होता है वो दो प्रकार के हो गए, एक तो पूरी रेड होती है, एक तो पूरी व्हाइट होती है, लेकिन उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, उनका हाइब्रिड स्पीसीज जो होता है वो रोन कलर का होता है। रोन, चितकबरा कलर बोलते हैं ना, चितकबरा कलर रोन कलर का होता है। वो देखिए वहां पर क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वहां अलग ही कलर आ रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पिंक कलर आ रहा था, दोनों से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ दोनों कलर मिक्स होके आ रहा है, यहाँ मिक्सिंग हो रहा है, वहां इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ मिक्सिंग प्रोडक्ट बन रहा है। इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगस फॉर्म, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि सेम एलील है, लेकिन यहाँ देखो डिफरेंट एलील है ना, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, और उसकी वो क्या करते हैं, ये दोनों एलील्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं
कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल बोलते हैं। और इसका जो रेशियो है, रेशियो भी आप देख लीजिए तो 1:2:1 ये हमारा आएगा रेड का, ये हमारा आएगा रोन का, ये हमारा आएगा व्हाइट का। ये देखिए इसमें में भी, इस केस में भी आपका जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। इसमें भी आपका जीनोटिपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो हमारा इक्वल रहेगा, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अनदर एग्जांपल है जैसे कि Mn ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, Mn जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो साइज होती है वो साइज भी डोमिनेंट ये डिसाइड करता है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। जब आप इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ आप डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है। हालांकि मल्टीपल एलिस में मैंने ब्लड ग्रुप ABO वाइट टाइप का ब्लड ग्रुप बता दिया एग्जाम्पल वहाँ पर, इसके पहले लेक्चर में वो बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है लीथल जीन इंट्रैक्शन। क्या है? लीथल जीन इंट्रैक्शन। लीथल जीन इंट्रैक्शन में ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर जो भी डोमिनेंट होगा, मतलब डोमिनेंट या फिर कह सकते हो कि ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो डोमिनेंट होगा, एक हमारा रेसेसिव होगा, ठीक है। डोमिनेंट का केस हमारा होगा, कह सकते हो 2:1, ठीक है। डोमिनेंट केस होगा 2:1, 1:2। ये F2 का है, F2 वाले में है, ठीक है। मान लीजिए हम F2 निकालते हैं, तो ये देखिए, मान लीजिए हम F2 निकालते हैं, F2 डायरेक्ट लेते हैं, वो कोई भी प्लांट ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल A स्मॉल A है, तो यहाँ पर A ये आपका डाटा आया, ठीक है। इस डाटा में जो डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है तो ये डेड कर जाएगा। लीथल जीन है, लीथल जीन में जो ऐसा जीन जो डोमिनेंट फॉर्म में होगा वो भी एक्सप्रेस कर जाए, वो भी आपका डेड कर जाएगा, और जो रिसेसिव है वो भी आपका डेड कर जाएगा। तो अगर इधर से काउंट करेंगे तो A2 और 1 आया, ये डोमिनेंट का रेशियो हो गया 2:1, और इसका रेशियो जस्ट उल्टा जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका क्या आएगा, ये डेड कर गया, ठीक है। तो 2:1 आया, ठीक है, इसका रेशियो। क्लियर पॉइंट। लीथल जीन इंट्रैक्शन कह सकते हो कि जो आपके जीन्स होते हैं वो लीथल एलिस होते हैं, ठीक है। लीथल जीन जो होते हैं बेसिकली आपके म्यूटेशन की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं? म्यूटेशन की वजह से आते हैं। वो म्यूटेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। म्यूटेशन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस की वजह से हो सकता है कई बार, ओके। तो म्यूटेशन की वजह से आपका लीथल जीन का फॉर्मेशन होता है, और लीथल जीन जो होते हैं वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पे डिपेंड भी करते हैं। अगर मान लीजिए डोमिनेंट हैं, कैसे हैं? डोमिनेंट हैं, तो डोमिनेंट में जो दोनों हेटेरोजाइगस होंगे वो भी लीथल जीन होंगे। क्या हो सकते हैं? वो भी लीथल जीन हो सकते हैं। और रेसेसिव में सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस लीथल होगा। क्या होगा? लीथल होगा। और डोमिनेंट में जो एकदम प्योर वाइल्ड वाला होता है डोमिनेंट होमोजाइगस, वो बहुत रेयर केस देखने मिलता है। ये चीज़ आप नोटिस किए रहिएगा, ठीक है। और लीथल जीन में कुछ खास नहीं है। और इसके बाद एक और बचा हुआ है जो कि आपका मल्टीपल जीन इंट्रैक्शन है। मल्टीपल जीन इंट्रैक्शन मैंने पढ़ाया है ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में मैंने पढ़ाया है? ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाया है। तो आई थिंक आपका इंट्राजेनिक इंट्रैक्शंस फिनिश हो गया, ठीक है। और इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन फिनिश हो गया, लेकिन कुछ वर्ड्स और हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वो वर्ड्स ये हैं, पहले तो ओवर डोमिनेंस, जैसे कि मैंने बताया कि एक नॉर्मल क्लासिकल डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक होता है ओवर डोमिनेंस। क्या क्या टर्म थे? ध्यान समझिए, ध्यान से देखिए बेटा। पहला था कंप्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस कितने प्रकार के होते हैं वो देख लीजिए। दूसरा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरा था ओवर डोमिनेंस। चौथा है स्यूडो डोमिनेंस, ठीक है।
तो इसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो ध्यान से। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब फुल्ली लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ लिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी मैंने पढ़ाया। बचा क्या, ये ओवर डोमिनेंस एंड स्यूडो डोमिनेंस आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं क्या है ये वर्ड्स, ठीक है। ओवर डोमिनेंस में बेसिकली बेटा जो एग्जाम्पल्स होता है वो क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है, या फिर क्रॉस ब्रीडिंग, या फिर आउट क्रॉस, आउट ब्रीडिंग, ठीक है, या आउट ब्रीडिंग, ये आप प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में पढ़ेंगे, या क्रॉस ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग। और इसमें क्या होता है आपका हाइब्रिड वैग्योर, हाइब्रिड विग्योर फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिड विग्योर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नोटिस करना। हाइब्रिड विग्योर, हाइब्रिड विग्योर मतलब यह हुआ कि F1 आर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स देन पेरेंट्स, सिंपल। बस यही आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना। हाइब्रिड विग्योर में क्या होता है बेटा कि जो F1 स्पीसीज होगा, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो प्रकार का प्लांट लेते हैं। मान लीजिए ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ये हमारा बनेगा ये। तो ये बेसिकली हमारा F1 होना चाहिए। तो इसके पास प्रॉपर्टी क्या है, कैपिटल आर रेड और ये व्हाइट, लेकिन ये हमारा रेड ही शो करेगा। रेड तो कलर शो करेगा सर, शो करेगा। ओवर डोमिनेंस में बात कर रहा हूं, लेकिन साथ में इसकी फ्लावरिंग एक बहुत ही वाइल्ड फॉर्म में होगा, मतलब नंबर ऑफ फ्लावर लगने के चांस ज्यादा है, डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगा, और फ्रूटिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी देन पेरेंट की अपेक्षा। इसी कंडीशन बोलते हैं हाइब्रिड विग्योर। क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड विग्योर बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। इसी को पूरे को हम लोग मिला बोलते हैं कि ये ओवर डोमिनेंस हो गया, डोमिनेंस से ज्यादा ओवर डोमिनेंस, बहुत ज्यादा। क्लियर पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्यूडो डोमिनेंस। क्या है वो, स्यूडो डोमिनेंस। और इन सब में चारों में आप देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया गया है। क्या कराया गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया गया है, क्योंकि डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस रिलेटेड से ही सारे पॉइंट्स हैं। तो स्यूडो डोमिनेंस में ये होता है पॉइंट बेटा कि रेसेसिव एलील्स एक्सप्रेस इन होमोजाइगस फॉर्म, ये हमें पता है। रेसेसिव एलील्स एक्सप्रेस इन होमोजाइगस फॉर्म, ये पता है ना, ये तो पिछली फॉर्म में देखा था, ठीक है, इन होमोजाइगस। बट यहां पर क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो सकता है, बट इन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ हेट्रोजाइगस, इन फॉर्म ऑफ हेट्रोजाइगस। ये कैसे पॉसिबिलिटी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग तो ये तो होना नहीं चाहिए था। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब कोई भी कैपिटल फॉर्म में एक पहले मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारा जीन है, ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, और इस प्रकार का कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता था कि ये जो कैरेक्टर सुपीरियर कैरेक्टर होगा वो अपने आप को शो करेगा। इसको हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते नहीं बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं ना। तो अगर मान लीजिए कुछ हम ऐसा इसमें कर दें, कुछ ऐसा गेम चला दें कि वो ये हट जाए, क्या हो जाए, ये हट जाए। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो हमने क्या किया कि इसको कुछ ऐसा कर दिया कि ये हट गया, तो आपका ये ऐसे बचा ना, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बचा। ये कॉम्बिनेशन जो होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाता है, और ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा, तब इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्यूडो डोमिनेंस बोलेंगे। क्या बोलोगे बेटा, स्यूडो डोमिनेंस, मतलब कि रिसेसिव कैरेक्टर भी अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव एलील्स अपने आप को शो करेगा जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी होगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, कैपिटल वाले यानी सुपीरियर एलील को हमने डिलीट कर दिया। क्या किया, डिलीट कर दिया। डिलीट मतलब कि उस इवेंट को बोलते हैं हम लोग डिलीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिलीशन बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप पढ़ोगे क्रोमोजोमल एब्रिविएशन, क्रोमोजोमल नंबर की जो संख्या घट बढ़ जाती है, जो 46 की बजाय 47 या 45 हो जाता है, तो वो कभी कभी डिलीशन की वजह से होता है ना। तो डिलीशन क्रोमोजोम कट जाता है या फिर नष्ट होता है, लॉस हो जाता है,
वो कैसे होता है, इसी फॉर्म में होता है। तो उस कंडीशन में जो जेनेटिक कैरेक्टर आता है उसको स्यूडो डोमिनेंस का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है? स्यूडो डोमिनेंस का एग्जांपल होता है। क्लियर पॉइंट? और यहां पर तब भी रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा, जबकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में था, इसे नहीं शो करना चाहिए था रेसेसिव कैरेक्टर, डॉर्फनेस शो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी शो करेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन होने के बाद, क्योंकि कैपिटल ए डिलीट हो गया है। क्लियर? एंड दैट दिस इज द कंडीशन इज कॉल्ड स्यूडो डोमिनेंस कंडीशन। ठीक है? क्लियर पॉइंट? और एक पॉइंट और है बेटा कि नंबर ऑफ एलील, नंबर ऑफ एलील अगर आपको निकालना हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस केस में, अगर नंबर ऑफ एलील निकालना हुआ तो नंबर ऑफ होमोजाइगस निकाल लेना। नंबर ऑफ एलील्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होमोजाइगस। ठीक है? नंबर ऑफ एलील निकालने के लिए नंबर ऑफ होमोजाइगस बराबर, जितना होमोजाइगस गैमेट्स होंगे वही नंबर ऑफ एलील होंगे। नंबर ऑफ होमोजाइगस गैमेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ एलील्स जो होता है n होता है, अगर इसको हम पूरे का समरा n और नंबर ऑफ एलील निकालने के लिए नंबर ऑफ होमोजाइगस, जितने नंबर ऑफ होमोजाइगस है वो काउंट कर लो, वो काउंट करने के बाद नंबर ऑफ एलील निकल जाएगा, और नंबर ऑफ एलील निकल जाता है नंबर ऑफ जीनोटाइप निकल आएगा। और एक मैंने बताया था नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं, तो वो 2 की पावर n होता है। ध्यान समझो, उसको भी लिख लो कहीं, जबकि मैंने इसका उल्टा बताया था, इसका उल्टा बताया था कि नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो 3 फार्मूला हो गए, 1 2 3, 3 फार्मूला हो गए बेटा, तीनों अच्छे से याद रखना। और ये आज का लेक्चर मैं यही स्टॉप करता हूं। और ये सिर्फ इतने कितने बारे में था, क्रोमोसोमल इंटरेक्शन का फर्स्ट लेक्चर था। उसका फर्स्ट लेक्चर ये था कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन आज पूरा कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या बात किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लिथल जीन इंटरेक्शन, मल्टीपल जीन इंटरेक्शन पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था। और हमने फिर उसके बाद ओवर डोमिनेंस एंड स्यूडो डोमिनेंस के बारे में बात किया। और ये कुछ फार्मूले हैं, नंबर ऑफ एलील्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं, ये मैंने बता दिया। आप जाके घर में प्रैक्टिस करोगे बेटा, आ जाएगा सवाल। ठीक है? धन्यवाद।